बीबीसी दुनिया में आज देखिए रूस और यूक्रेन जंग के 1000 दिन पूरे। Putin is focused on winning this war. रुकने रही 2.5 साल से ज्यादा वक्त से चल रही जंग। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, नहीं झुकेंगे रूस के आगे। नहीं दिख रहे हैं रूस और यूक्रेन में संघर्ष रुकने के संकेत। रूस का दावा, यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लॉन्ग रेंज मिसाइल से किया रूसी इलाके में हमला। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को दी थी अमेरिकी मिसाइलों से रूस में हमले करने की इजाजत। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। इस जंग ने कैसे बदल दी है कुछ लोगों की जिंदगी, ये भी दिखाएंगे रूस और यूक्रेन की सीमा से खास रिपोर्ट में। लेकिन पहले हेडलाइंस। जल्द भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने दी जानकारी, कहा जल्द होगा तारीख का ऐलान। हिजबुल्लाह और इजराइल में संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए लेबनान पहुंचे अमेरिका के विशेष राजदूत एमोस हॉकस्टीन। लेबनानी अधिकारी ने बीबीसी को बताया, युद्ध विराम की शर्तों पर राजी है लेबनान की सरकार और हिजबुल्लाह। इजराइल की ओर से नहीं आई है कोई प्रतिक्रिया। हांगकांग में 45 लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को सुनाई गई 10 साल की सजा। साल 2019 और 2020 में चीन की ओर से लाए गए नेशनल सिक्योरिटी लॉ के खिलाफ हुए थे प्रदर्शन। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। रूस ने इसे स्पेशल ऑपरेशन कहा और कहा कि वो 2014 में पूर्वी यूक्रेन से कब्जाए हिस्सों को यूक्रेन से बचाना चाहता है। वो यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की योजना का भी विरोध करता है। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों का साथ मिला। इसके बाद शुरू हुई जंग अब 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी है और इन सालों में कुछ लोगों के लिए जिंदगी बदल सी गई। बात कवर स्टोरी में। यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश रूस के आगे घुटने नहीं टेकेगा। उन्होंने कहा कि रूस को शांति के लिए मजबूर करना ही होगा। सुनिए उन्होंने कीव से यूरोपीय संसद के एक स्पेशल सेशन को संबोधित करते हुए क्या कहा। Putin is focused on winning this war. He will not stop on his own. The more time he has, the worse the conditions become. Every today is the best moment to push Russia harder, and it's clear without certain key factors, Russia will lack real motivation to engage in meaningful negotiations. और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस में उत्तर कोरियाई सैनिकों की संख्या बढ़ रही है और ये जल्द ही 1 लाख को पार कर सकती है। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके सूमी में बीती रात हुए ड्रोन हमले में एक बच्चे समेत 8 लोग मारे गए। वहीं रविवार को हुए एक हमले में 89 लोगों की मौत हुई थी। और ब्राजील में हुए G20 समिट में भी रूस यूक्रेन जंग और अमेरिका की ओर से यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से रूस में हमले की इजाजत देना चर्चा में रहा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने कहा था कि आने वाले वक्त में यूक्रेन को और सुरक्षा और सहायता मुहैया कराई जाएगी। और अब रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बीती रात रूस के ब्रायंस्क प्रांत में यूक्रेन ने अमेरिका से मिले अटैकम्स मिसाइलों से हमला किया है। और अगर ऐसा हुआ है तो ये पहला मौका होगा जब यूक्रेन ने इन लंबी दूरी की मिसाइलों का रूस के अंदर इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि उसने रूस के काराचेव में हथियारों के एक भंडार को निशाना बनाया है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि इन हमलों को उसने किन हथियारों के साथ अंजाम दिया है। रूस के अंदर अमेरिकी मिसाइलों से हमला करने से यूक्रेन को क्या फायदा होगा और यूक्रेन के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए रूस की सीमा से लगते दानेप्रो से देखिए बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। ओडेसा की सड़कों पर और दर्दनाक मंजर देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने एक रूसी मिसाइल को मार गिराया था, मगर इससे भीड़ भरे इलाके में भारी तबाही हुई। अगर यूक्रेन पोलैंड में हुए अमेरिकी अभ्यास में दिखे इस तरह के अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर देगा, तब भी नुकसान का ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन क्या ये हथियार इस युद्ध की दिशा बदल पाएंगे? डिनिप्रो शहर के लोग उम्मीद और उदासी दोनों के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है बड़ा बदलाव होगा। अगर हमें वहां रहने वालों पर हमले का मौका मिलेगा तो उन्हें पता चलेगा कि हमें कैसा लगता है। शायद इससे कुछ बदले। वहीं इलाना कहती हैं, इससे कुछ मदद नहीं मिलेगी, बस ये इशारा भर है। बदकिस्मती से इस फैसले से युद्ध की तस्वीर पूरी तरह नहीं बदलने वाली। ये बहुत सीमित है।
एक तो इन हथियारों को सिर्फ कुर्स्क में इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर ये फैसला बहुत देर से लिया गया है। मगर हाँ, इससे यूक्रेन का मनोबल बढ़ेगा और इससे उसे कुछ मजबूती मिलेगी। मजबूती शायद रूस के कुर्स्क में मिलेगी, जहां अब भी यूक्रेनी सेना का कब्जा है। यूक्रेन इसे भविष्य में समझौते के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा, मगर खतरा है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद से रूस फिर से इस जमीन को वापस लेने के लिए हमला कर सकता है। बीते रोज यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पोक्रोस्क शहर में जंग लड़ रहे सैनिकों से मिले। उनका कहना है कि अमेरिकी मिसाइलें खुद बोलेंगी। वो रूस को रोकने के लिए इन मिसाइलों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी अमेरिका की नीति में आए बदलाव को गेम चेंजर नहीं मान रहा। हथियारों का एक सिस्टम युद्ध की दिशा को नहीं बदलेगा, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना करीब आती जा रही है और फिर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के इरादों पर अब भी शक है। ऐसे में बाइडन बस इतना ही कर सकते हैं कि यूक्रेन को मुकाबले में बनाए रखें और इसका यहाँ हमेशा स्वागत होगा। और जंग की सबसे ज्यादा मार पड़ी है बच्चों पर, खासकर उन बच्चों पर जिनकी पढ़ाई लिखाई पर भी असर पड़ा है। रूस के हमले के शुरुआती दिनों में यूक्रेन से आए करीब 10 लाख शरणार्थियों के बच्चों के लिए पोलैंड के वॉर्सॉ में एक स्कूल खोला गया। इस स्कूल का स्टाफ और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में ज्यादातर यूक्रेनी शरणार्थी ही हैं, मगर अब इस स्कूल के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। बीबीसी संवाददाता डायना कुरिश्को की ये रिपोर्ट देखिए, जिसके कुछ नामों को सुरक्षा के लिहाज से बदल दिया गया है। सुबह सुबह 16 साल की विक्टोरिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हैं। करीब 2.5 साल पहले यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद विक्टोरिया अपनी माँ, बहन और पेट्स के साथ पोलैंड आकर बस गई। रूसी हमले के बाद पोलैंड ने लाखों यूक्रेनियों को शरण दी है। सोचा था कि हम 3 दिनों में खार्कियेव में अपने घर लौट जाएंगे, मगर फिर पता चला कि हिंसा और बढ़ गई है। अपना घर छोड़ना एक मुश्किल फैसला था, लेकिन भीषण बमबारी ने इसे जीने और मरने का सवाल बना दिया। एक नए देश में बसने का मतलब था सही स्कूल का चुनाव, और फिर उन्हें एक यूक्रेनी स्कूल मिल गया। शुरुआत में विक्टोरिया नए स्कूल में जाने से घबरा रही थी, लेकिन अब उन्हें अच्छा लगता है। पोलिश और यूक्रेनी सिलेबस के साथ हम 2 स्कूली सिस्टम में पढ़ते हैं, जिसमें फोकस यूक्रेन पर होता है। लगभग सभी विषयों की पढ़ाई 2 भाषाओं में होती है। जब हम स्कूल से निकलेंगे तो हमें पोलिश और यूक्रेनी 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे। ये स्कूल यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद के लिए पोलैंड के एक एनजीओ ने शुरू किया था। सेव द चिल्ड्रन के एक सर्वे में पता चला है कि हर 10 में से 9 यूक्रेनी बच्चे मानसिक और भावनात्मक दबाव से जूझ रहे हैं और 70% से ज्यादा डर के माहौल में जी रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा रिफ्यूजी अब आए हैं, इसलिए जरूरतें भी बहुत ज्यादा हैं। बदकिस्मती से इस युद्ध इतने ज्यादा पीड़ितों और इतने परिवारों के पलायन के बावजूद यूक्रेन को भुलाया जा रहा है। जैसे जैसे यूक्रेन सुर्खियों से गायब हो रहा है, इस स्कूल का भविष्य भी धुंधला नजर आ रहा है। अगर पैसा नहीं होगा तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आर्थिक मदद के बगैर स्कूल नहीं चल सकते। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जब से रूस ने बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया है, तब से अब तक 1 करोड़ लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। फिलहाल ये युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है और इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी मुश्किल में है। वॉर्सो से बीबीसी संवाददाता डायना कुर्शिको की रिपोर्ट। बात हांगकांग की। आपको याद होगा, वहां पर करीब 4 साल पहले छात्रों के जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। ये प्रदर्शन वहां बनी चीन समर्थक सरकार के खिलाफ हुए थे। इस दौरान कईयों की गिरफ्तारी भी हुई। अब उनमें से 45 लोकतंत्र समर्थकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हुए एक विवादित मुकदमे के बाद 10 साल तक की सजा सुनाई गई है। इस फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हो रही है। इस फैसले में बेंताई नाम के वकील को स्थानीय चुनाव में अपने उम्मीदवार चुनने की योजना का मास्टरमाइंड बताया गया। उन्हें सबसे ज्यादा सजा सुनाई गई है। वहीं जोशुआ वांग नाम के एक और एक्टिविस्ट को 4 साल की सजा सुनाई गई है।
अमेरिका, ब्रिटेन, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के कई मानवाधिकार समूहों ने इस सजा का विरोध किया और कहा है कि ये सबूत है कि हांगकांग में राजनीतिक आज़ादी कम होती जा रही है। खासकर 4 साल पहले विवादित नेशनल सिक्योरिटी लॉ को लागू किए जाने के बाद जिन लोगों को सजा सुनाई गई, उनके रिश्तेदारों ने कोर्ट के बाहर क्या कहा, आइए वो देखते हैं। मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगी, ये मुकदमा अन्याय भरा है। ये बेमतलब का मुकदमा है। उन्हें एक दिन के लिए भी जेल की सजा नहीं होनी चाहिए। जाहिर है इससे और भी लोग चुप होंगे, क्योंकि आपने देखा कि शुरुआती चुनाव को अवैध बताया जा सकता है और 10 साल की सजा सुनाई जा सकती है। 10 years of sentencing, so of course it will silence more people. मगर हांगकांग के सुरक्षा मंत्री क्रिस तांग ने अदालत के फैसले को सही बताया। हमें लगता है कि इस फैसले ने अपराध की गंभीरता को दिखाया है और बताया है कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन सजाओं से जनता को साफ संदेश गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार की शक्तियों से छेड़छाड़ को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। और ये फैसला सुनाए जाने के पहले कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे वहाँ। एक वक्त ब्रिटेन का उपनिवेश रहा ये इलाका साल 1997 में चीन का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बना। चीन की तुलना में यहाँ काफ़ी व्यवस्थाएं अलग थीं। फिर साल 2019 में यहाँ लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन हुए, जिसके बाद चीन ने सख्त नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू कर दिया। जानकारों का कहना है कि इस कानून को लागू करने से और अब इस फैसले ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन और कानून व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया है और अब इस शहर पर चीन का सीधा नियंत्रण और बढ़ गया है। लेकिन आज आया फैसला अंतिम नहीं है, लेकिन सिर्फ हांगकांग की सरकार ही अपील कर सकती है कि अभियुक्तों को और सख्त सजा दी जाए। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता मार्टिन येप। सुरक्षा मंत्री क्रिस तांग का कहना है कि वो आज के फैसले की समीक्षा करके बाद में अपील कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उनका मंत्रालय ये मान रहा है कि कुछ लोगों को हल्की सजाएं मिली हैं, जबकि हांगकांग के बाहर इसकी काफी आलोचना हो रही है। साथ ही इस मुकदमे में शुरू में 47 अभियुक्त थे, जिनमें से 2 को बरी कर दिया गया था, मगर एक के खिलाफ अभी भी सरकार ने अपील दायर की है। उन्हें भी सजा सुनाई जा सकती है। करीब 3.5 साल तक चले मुकदमे में जजों ने सरकारी वकील की बात से सहमति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इन लोगों को कभी चुन लिया गया और इन्होंने सरकार की नीतियों और बजट वगैरह के खिलाफ वोट दिया तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। और अब बात एक ऐसी फिक्र की जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, और वो है गर्म होती हमारी धरती, जिससे हो रहा है जलवायु परिवर्तन। और इसका हल निकालने की कोशिश के तहत इन दिनों अजरबैजान में चल रहा है संयुक्त राष्ट्र का क्लाइमेट समिट COP29। इस बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वैज्ञानिक ऐसे रास्ते तलाशने में लगे हैं जिनसे उस कार्बन की मात्रा को घटाया जा सके जो हमारे ग्रह को गर्म कर रहा है। और इसके लिए एक तकनीक है, कार्बन कैप्चर, यानी कार्बन को सोखना। प्राकृतिक तरीकों के अलावा कैसे ये किया जा सकता है, देखिए बीबीसी संवाददाता रिचर्ड बिल्टन की रिपोर्ट। नॉर्थ कैरोलिना में चल रहा एक एक्सपेरिमेंट हम सब की मदद कर सकता है। हम अब बाहर जा रहे हैं। ये गाड़ी पानी में भी चल सकती है, इसलिए वो सीधे लहरों के बीच ड्राइव करने जा रहे हैं। ये गाड़ी काफी मजेदार है, खासकर ऐसी चीजों में तो बहुत काम आती है। ये यहाँ उस एक्सपेरिमेंट को देखने आए हैं जिससे कार्बन को कैप्चर करने का तरीका मिल सकता है। इस साल समंदर में 80,000 टन खास तरह की ऑल्वीन रेत डाली गई। इससे पानी और खारा होता है, जिससे समंदर ज्यादा कार्बन सोख सकते हैं। ऑल्वीन एक प्राकृतिक खनिज है, आपको ये दुनिया के हर हिस्से में मिल जाएगा। इसकी खास बात यह है कि ये बहुत जल्दी घुल जाता है। इसमें कार्बन को सोखने की अच्छी क्षमता है। 1 टन ऑल्वीन लगभग 1 टन कार्बन कैप्चर कर सकता है। यहाँ आइसलैंड के पहाड़ों में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ कार्बन को कैप्चर करने का काम चल रहा है। ये मशीनें धरती की थर्मल एनर्जी से चलती हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खींचती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें ऐसी और मशीनें चाहिए, क्योंकि अभी कार्बन घटाने के लिए कई देश जंगलों और महासागरों पर ही निर्भर हैं।
सबसे जरूरी बात यह है कि हम प्रकृति की मदद के सहारे नहीं रह सकते। दुनिया के बढ़ते तापमान के साथ ही प्राकृतिक जगहों में जमा कार्बन दोबारा वातावरण में जा रहा है। हम चाहते हैं कि लोग ये समझें कि फॉसिल फ्यूल से होने वाले कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करनी होगी। उसके लिए कार्बन को कैप्चर कर उसे दोबारा जमीन में डाला जाए। पेट्रोलियम और कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल्स के विकल्प खोजे जा रहे हैं। वेलकम। भविष्य में आपका स्वागत है। यहाँ एनर्जी के लिए सूर्य की किरणें इस्तेमाल की जा रही हैं। ये जगह जर्मनी में कोलोन के पास है। यहाँ सोलर एनर्जी इस्तेमाल होती है। इसके साथ जैविक कचरा मिलाकर कार्बन न्यूट्रल फ्यूल बनाया जाता है। ये एक पूरे चक्र जैसा है। ईंधन के जलने के कारण जितना कार्बन पैदा होता है, हम वातावरण से उसी मात्रा में कार्बन निकालते हैं और उससे फ्यूल बनाते हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका अभी भी यही है कि हम फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम करें, पर विज्ञान को भी और ज्यादा भूमिका निभानी होगी। और क्या आप भी दफ्तर की टेंशन घर लेकर जाने को मजबूर हैं? बॉस के कॉल्स क्या आपको परेशान करते हैं? ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ये इतनी बड़ी समस्या हो गई थी कि इससे निपटने के लिए कानून तक की मदद लेनी पड़ी। वहाँ के नौकरी पेशा लोग अब राइट टू डिस्कनेक्ट कानून की मदद से दफ्तर के बाद आने वाले गैर ज़रूरी कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस को नज़रअंदाज कर सकते हैं। देखिए सिडनी से बीबीसी संवाददाता फिल मार्सर की रिपोर्ट। परिवार के साथ फुर्सत के पल काम के तनाव को कम कर देते हैं। केली गेल सिडनी में मार्केटिंग में अपनी नई जॉब शुरू कर रही है और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि पिछली नौकरी की तरह नई नौकरी में अतिरिक्त समय और ऊर्जा न लगानी पड़े। कि हर कॉल का जवाब देने का दबाव होता था, चाहे आप बाथरूम में ही क्यों ना हो। हर ईमेल का जवाब, वो भी 10 मिनट के अंदर, दिन हो या रात, वीकेंड हो या छुट्टी। इसका आप पर क्या असर पड़ा? सच बताऊं तो ये बहुत तनावपूर्ण था। लेकिन अब लाखों ऑस्ट्रेलियाई ऑफिस के बाद आने वाले कॉल्स और ईमेल्स के दबाव से छुटकारा पा सकते हैं। नया कानून लाने के पीछे का आधार भी यही है कि वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं जिन्हें घर जाने के बाद दफ्तर से जुड़े किसी भी तनाव का सामना नहीं करना पड़ता। ऑस्ट्रेलिया में मानसिक स्वास्थ्य का मसला गंभीर हो गया है। हर 4 में से 1 कर्मचारी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या से जूझ रहा है। कई लोग कभी भी नौकरी जाने के खतरे में हैं। ऑस्ट्रेलिया में रोजमर्रा के और भी संकट है, तो इस तरह से कुछ समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह के कानून फ्रांस, अर्जेंटीना और आयरलैंड में भी लागू हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के उद्योग समूह इस बात पर जोर देते हैं कि ये कानून आर्थिक अनिश्चितता के दौर में प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है। हालांकि शिक्षाविदों का तर्क है कि ये बदलाव अच्छे साबित होंगे। कंपनियां राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को लागू करने के तरीकों पर काम कर रही हैं, जैसे वो कर्मचारियों को हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। हालांकि टेल्स्ट्रा में इसका चलन लंबे समय से है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों में से एक ने अपने कर्मचारियों को 1 दशक से भी ज्यादा समय से काम के बाद स्विच ऑफ करने की अनुमति दी हुई है। ध्यान लगाकर काम करते रहने और प्रोडक्टिव बने रहने के लिए लोगों को संतुलित जीवन की जरूरत होती है, जहां आप काम में अपना सबसे बेहतर देने के साथ साथ डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बेहतरीन है। मुझे लगता है कि ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में मदद करता है। कानून के मुताबिक ऑफिस के तय घंटों के बाद बॉस की कोई भी कॉल जो गैर जरूरी है उसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम फिर हाजिर होंगे।